अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 17 रिएक्शन काइनेटिक्स की बात कर रहे थे। रिएक्शन काइनेटिक्स में हमने जो चीज सीखी वो रेट ऑफ रिएक्शन था कि रिएक्शन काइनेटिक में रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, हाउ फास्टली और हाउ स्लोली अ रिएक्शन ऑकर्स। इसके अलावा हमने वहां पे कुलेयन थ्योरी की बात की कि जितने इफेक्टिव कुलेयन होंगे उतना ही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। अब यहाँ पे जो इस टॉपिक में डिस्कशन की गई है वो क्या है कि फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, कि जब हमारा रिएक्शन हो रहा है उसमें कौन कौन से फैक्टर हैं जो उस रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने का मतलब है कि उस रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं या उसको कम करते हैं। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शंस। तो यहाँ पहला जो फैक्टर दिया गया है इफेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। सबसे पहली बात यहाँ पे जो है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। किसी भी रिएक्टेंट की जब कंसंट्रेशन है वो रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट करती है। कैसे? देखिए बेटा, कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि उसकी तादाद आप बढ़ा रहे हैं। जितने ज्यादा हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी उतना ही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन की बात की गई है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये देखें यहाँ पे बताया गया है कि रिएक्टेंट जब आपने लेने हैं तो हमारे रिएक्टेंट मोर इफेक्टिव होंगे जब वो सेम फेज में होंगे। अब सेम फेज में होने का क्या मतलब है कि हमारे रिएक्टेंट अगर एक या एक से ज्यादा, दो से ज्यादा हैं तो वो गैस फेज में ही हो, अगर लिक्विड में है तो वो लिक्विड फेज में ही हो, दोनों रिएक्टेंट या तीनों रिएक्टेंट। तो इसका मतलब हुआ अगर हमारे रिएक्टेंट सेम फेज में होंगे तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाने वाला शॉर्ट क्वेश्चन यही है कि अगर हमारे रिएक्टेंट सेम फेज में हो तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इफेक्ट करता है। तो आपने उसके आंसर में यही बताना है कि व्हेन द रिएक्टेंट आर प्रेजेंट इन द सेम फेज their particles are able to meet on the molecular level and thus are able to collide with each other इजीली। तो यहाँ पे आप इसका आंसर यही देंगे कि सेम फेज में होने का हमें क्या बेनिफिट होता है कि जब भी रिएक्टेंट सेम फेज में होंगे तो वो मॉलिक्यूलर लेवल पे एक दूसरे के साथ ज्यादा बेहतर तरीके से स्ट्राइक करेंगे, बेहतर कोलिजन होंगे। जितने इफेक्टिव कोलिजन होंगे उतना ही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। और सेकंड जो यहाँ पे बात की गई है, हायर द नंबर ऑफ पार्टिकल। हायर नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब है उनकी नंबर डेंसिटी ज्यादा हो, कंसंट्रेशन ज्यादा हो, उनकी अमाउंट ज्यादा हो। जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे उतने इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होंगे और उतना ही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि hence an increase or decrease in the concentration of the reactant will result in increase or decrease in the rate of the reaction respectively। कि जितना हम अपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो उतना ही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट होगा। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी है कंबस्टन की एग्जांपल। कंबस्टन में क्या कहते हैं, कोल को हम जला रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। अब एयर में देखें हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो 21% है, तो हमारा रिएक्शन स्लो होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता कोयला जलेगा। लेकिन अगर इसी कोल को हम प्योर ऑक्सीजन में जलाएं, अब प्योर ऑक्सीजन का मतलब है जिसमें 100% ऑक्सीजन है, क्योंकि एयर तो मिक्सचर ऑफ गैसेज है ना। लेकिन अगर प्योर ऑक्सीजन में इसी कॉइल की कंबस्टन करेंगे तो वो ज्यादा तेजी से उसकी कंबस्टन होगी, उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो प्योर ऑक्सीजन का क्या मतलब हुआ कि हमने अपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी है। तो इसीलिए जब भी हम अपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। और दूसरी एग्जाम्पल जो इसमें दी गई लाइमस्टोन की है कि लाइमस्टोन रिएक्ट विद डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट डिफरेंट रेट्स। लाइमस्टोन जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। अगर यहाँ पे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंसंट्रेशन चेंज कर देंगे तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, इसको एक एक्टिविटी की मदद से दिखाया गया। उस एक्टिविटी को पढ़ते हैं हम जी। यहाँ पे जो एक्टिविटी दी गई है, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है। एक्सपेरिमेंट, ये सारी एक्सप्लेनेशन मैं आपको इसकी डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ, आप उसको समझें। एक्सपेरिमेंटल इसकी वेरिफिकेशन कैसे है, यहाँ पे हमारे पास ये कोनिकल फ्लास्क है, इसके अंदर हमने ये लाइमस्टोन या कैल्शियम कार्बोनेट या जिसको मार्बल बोलते हैं उसके चंक्स या उसके पीसेस लिए हैं। और यहाँ पे ये इस ट्यूब के थ्रू जो हमारे प्रोडक्ट में गैस प्रोड्यूस होगी वो इस ट्यूब के थ्रू इस सिरिंज में जाएगी। जैसे जैसे यहाँ पे ये गैस इसमें आती जाएगी तो ये सिरिंज के जो प्लंजर है वो बाहर की तरफ जाएगा। अब एक्चुअली होता क्या है, जब यहाँ पे हमने कैल्शियम कार्बोनेट के पीसेस लिए हैं और उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ऐड किया तो इनके दरमियान फौरन रिएक्शन होगा। रिएक्शन में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इस ट्यूब की तरफ मूव करेगी, इस ट्यूब से ये आ जाएगी इस सिरिंज की तरफ। अब यहाँ पे जब सिरिंज में इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि यहाँ पे आ रही है, इसको कहीं और तो जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आएगी, प्रेशर क्रिएट करेगी तो ये सिरिंज जो है वो इसका प्लंजर आउटसाइड पे मूव करेगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन पता चल जाएगी कि वो कितना वॉल्यूम है उसका। यहाँ पे आपके लिए मैं इसका रिएक्शन भी लिख देती हूँ, आप इसका रिएक्शन देखें कि किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है।
जी स्टूडेंट, ये मैंने आपके लिए रिएक्शन भी लिख दिया है। कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, वाटर, और साथ में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से हम यहाँ कलेक्ट कर लेंगे। अब इस एक्टिविटी को करने का मतलब यह है कि उन्होंने आपको ये समझाया है कि जब हम अपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज कर देंगे तो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्रोडक्ट में है उसकी कंसंट्रेशन भी चेंज हो जाएगी। उसके लिए इसका ग्राफ जो है वो उसके थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। हम पहले ग्राफ को देखते हैं, फिर इसको दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे देखें, ये रिएक्शन हो रहा है। जैसे जैसे ये टाइम स्पेंड करता जा रहा है तो स्टार्ट में हमारा रिएक्शन स्टार्ट हुआ। यहाँ पे ये जो ग्राफ शो कर रहा है कि वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को शो कर रहा है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन शो होने का मतलब है कि हमारा रिएक्शन जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, कि उसकी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ चुका है। तो एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन हमारे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम थी, फिर जैसे जैसे वो रिएक्शन होता गया तो हमें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिलती गई और इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती गई। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि स्टार्ट में जो रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होता है, क्योंकि स्टार्ट में जैसे रिएक्शन स्टार्ट होता है फौरन से रिएक्ट करते हैं, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन तेज होगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम स्पेंड करता जाता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन कम होता जाता है। क्यों कम होता जा रहा है, उसकी रीजन क्या है? क्योंकि हमारे रिएक्टेंट एक दूसरे से रिएक्ट करते जा रहे हैं। तो रिएक्ट करके क्योंकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसलिए विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारा रेट ऑफ रिएक्शन स्लो डाउन हो जाता है। तो आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन स्लो डाउन क्यों हो जाता है? तो आपने इसका यही आंसर बताना है कि जैसे रिएक्शन होता जाता है हमारे रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए हमारा रेट ऑफ रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। जी स्टूडेंट देखें, अगर हमने यहाँ पे ग्राफ में रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है तो क्या करते हैं, हम किसी भी एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और टेंजेंट से हम उसकी स्लोप बनाते हैं और स्लोप पे हम उसका रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया गया है कि वो मेजर द रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट ऑन दिस कर्व। ये जो चीज है इसको हम टेंजेंट बोल रहे हैं। द रिजल्ट शो दैट द रिएक्शन स्टार्ट विद अ वेरी फास्ट रेट व्हिच देन प्रोग्रेसिवली स्लो डाउन एज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिक्रीजिंग। जैसे जैसे जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंसंट्रेशन कम होती जाती है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होता जाता है। जी अब यहाँ पे ये देखें, ये सेकंड ग्राफ क्या है। यहाँ पे अब इस आपको शो किया गया है कि अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दें। पहला जो ग्राफ है इसमें हमने 1 मोलर HCl लिया है, जबकि सेकंड वाला ग्राफ शो कर रहा है 2 मोलर HCl। 2 मोलर का मतलब है हमने इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी है। किसकी? HCl हमारे रिएक्टेंट में था, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी है तो देखें हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा और हमारे पास प्रोडक्ट भी ज्यादा आएंगे। तो ये ग्राफ यही शो कर रहा है कि रिएक्शन रेट्स एट 2 डिफरेंट कंसंट्रेशन। अगर हम 1 मोलर HCl लेते हैं तो ये देखें हमारा ग्राफ जो है यहाँ पे इसका रेट ऑफ रिएक्शन इसकी निस्बत जो है वो कम होगा। तो एक्चुअली तो यहाँ पे आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर हम लाइमस्टोन का HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं और अगर HCl की कंसंट्रेशन चेंज कर दें तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज होगा, कि पहले हमने 1 मोलर HCl लिया और अगर 2 मोलर HCl लें तो ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज होगा। तो आप इसमें इस ग्राफ के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके अलावा आपसे ये रीजन पूछी जा सकती है कि क्यों रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देता है अगर हम अपने HCl की कंसंट्रेशन 2 मोलर कर देते हैं। तो अब देखें 2 मोलर कंसंट्रेशन का मतलब है हमने उसकी कंसंट्रेट वो ज्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे उतनी ज्यादा उसके इफेक्टिव कोलिजन होंगे, जितने इफेक्टिव कोलिजन होंगे उतना ही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर यही बनेगा कि 2 मोलर कंसंट्रेशन का मतलब है कि हमने अपने रिएक्टेंट में HCl की कंसंट्रेशन बढ़ा दी है, और जब अपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देंगे उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करेंगे या उसकी नंबर डेंसिटी इंक्रीज करेगी, और जितनी नंबर डेंसिटी ज्यादा होगी उतने ही उनके इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होंगे, और इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होने का मतलब है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें इन्होंने इसका बताया भी है, द ग्रेटर द कंसंट्रेशन द स्टीपर इज द कर्व एट द स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट व्हिच मीन फास्टर रेट ऑफ द रिएक्शन। स्टीपर यहाँ पे देखें कंसंट्रेशन बढ़ाई तो ये जो सेकंड वाला ग्राफ है ये स्टीपर है उससे, तो स्टीपर शो कर रहा है कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो रहा है। द मोर कंसंट्रेटेड इज द एसिड द मोर आर द चांसेस ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। तो वही बात की गई है, जितना हमारा एसिड कंसंट्रेटेड होता जाएगा उतने ही इफेक्टिव कोलिजन के चांसेस ज्यादा होंगे, और जितने इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होंगे उतना ही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। जी स्टूडेंट, अगला जो हमारा फैक्टर है वो है रिएक्टेंट प्रेजेंट इन गैस फेज। अगर हम अपने रिएक्टेंट जो है वो गैस फेज में ले दें तो फिर हमारे रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होगा। अब यहाँ पे जो गैस फेज है ना, हमें पता है कि गैस का जो है वो प्रेशर के साथ बहुत ज्यादा
इंटरकनेक्शन है। कैसे कि अगर हम प्रेशर बढ़ा दें तो हमें पता है कि प्रेशर बढ़ाने से इसका रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? एक्चुअली यहाँ पे आपसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है कि अगर हमारे रिएक्टेंट गैस फेज में हो तो प्रेशर उसके ऊपर कैसे इफेक्ट करता है। देखिए स्टूडेंट्स, प्रेशर बढ़ाने का मतलब है कि जब गैस के ऊपर आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, क्योंकि हम उसको फोर्स कर रहे हैं एक दूसरे के करीब आए। जितने मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आएंगे उतना ही उनके इफेक्टिव कोलिजन भी बढ़ जाएंगे, और अगेन इफेक्टिव कोलिजन बढ़ने का मतलब है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि गैस फेज में जब भी हमारे रिएक्टेंट गैस फेज में होंगे तो प्रेशर जो है वो उनके ऊपर कोई ना कोई रोल प्ले करता है। अगर प्रेशर बढ़ा देंगे तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा, और अगर प्रेशर कम करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दी है, द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन कैन बी डबल्ड इफ द प्रेशर ऑफ द क्लोरीन गैस इज डबल। तो यहाँ पे क्या बात की गई है, क्लोरीन और हाइड्रोजन का अगर रिएक्शन करवाया जाए और इसमें अगर क्लोरीन गैस का प्रेशर डबल कर दिया जाए तो हमारा जो है रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाता है। लेकिन क्या है कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन जो वो अनलिमिटेड हो या एक्सेस में हो। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हमारे रिएक्टेंट गैस फेज में है तो प्रेशर बढ़ाने से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। जी, थर्ड फैक्टर इसमें आता है इफेक्ट ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। रेट ऑफ रिएक्शन में सरफेस एरिया क्या क्या रोल है? सरफेस एरिया जो रेट ऑफ रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी एक्सप्लेनेशन देने से पहले आपको थोड़ी सी एग्जांपल दूं आपकी डेली लाइफ में। जैसे घर में कुकिंग होती है, हम लोग जो कोई भी वेजिटेबल्स बनाते हैं या मीट बनाते हैं, अगर हम वेजिटेबल बनाते हैं तो हम उनको कटिंग करते हैं। जितनी ज्यादा फाइन कटिंग होगी, चॉप्ड होगी, छोटे पार्टिकल होंगी, उतनी इजीली वो कुक होगी। और अगर हम उसको ऐसे सॉलिड फॉर्म में पका दें तो उसको पकने में टाइम ज्यादा लगेगा। रीजन क्या है? देखें, जितना हमने उसकी फाइन कटिंग की, छोटे पार्टिकल किए, तो क्या किया हमने, एक्चुअली उसके सरफेस एरिया को बढ़ा दिया। सरफेस एरिया बढ़ गया तो उतनी जल्दी वो कुक होगी, मतलब उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बात की गई कि सरफेस एरिया बढ़ाने से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। फिर आप एक और एग्जांपल इसकी लें, जैसे मेडिसिन। आप मेडिसिन यूज करते हैं, मेडिसिन जो अगर सॉलिड फॉर्म में यूज करें या ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में, तो जो ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में अगर वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगी तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगी, जल्दी रेट ऑफ रिएक्शन होगा, जल्दी हमें रिकवरी की तरफ लेके आएगी। मीन्स या उसको कह लें कि हमारी बॉडी में जाके वो जल्दी इफेक्टिव हो जाएगी। लेकिन अगर वही सॉलिड फॉर्म में ली जाए तो मे बी उसका थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। तो ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में या फाइन पाउडर्ड फॉर्म का मतलब है कि हमने उसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया है। तो अगेन मैं वही बात करूंगी कि सरफेस एरिया बढ़ाने का मतलब है कि हम अपने रेट ऑफ रिएक्शन को भी बढ़ा रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे इसकी रीजन भी बताई गई है कि क्यों सरफेस एरिया बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देता है। द लार्जर द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड द मोर इज पॉसिबिलिटी ऑफ देयर पार्टिकल टू कम इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर एंड द हायर इज द रेट ऑफ द रिएक्शन। जितना ज्यादा हम सरफेस एरिया बढ़ाएंगे उतनी पार्टिकल एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में आएंगे, उतने उनके इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होंगे और उतना ही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। फाइनली डिवाइडेड सॉलिड बिकॉज ऑफ द ग्रेटर सरफेस एरिया अवेलेबल रिएक्ट मोर रैपिडली देन डू लार्ज पीसेस ऑफ द सेम सब्सटेंस। कि अगर हम अपने सॉलिड को फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में लें, फाइनली डिवाइडेड कर लिया मतलब हमने सरफेस एरिया बढ़ा दिया है, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होंगे कि अगर हम उसके लार्ज पीसेस यूज करें। एग्जांपल भी जैसे दी गई है कि एल्यूमिनियम फॉयल रिएक्ट स्लोली विद वार्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे वार्म सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब है हालांकि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये जो हमारी एल्यूमिनियम फॉयल है बड़ा पीस की फॉर्म में, तो ये रिएक्ट स्लोली करेगी। लेकिन अगर हम यही एल्यूमिनियम फॉयल को फाइनली डिवाइड कर दे, छोटे पीसेस में कर दें, तो क्या होगा, वो कोल्ड एक्वस सोल्यूशन के साथ भी इजीली रिएक्ट कर जाएगी। क्यों? अब यहाँ पे देखें, पहले हमने कहा एल्यूमिनियम फॉयल, उसका एक बड़ा सा पीस लिया। बड़ा पीस लेने का मतलब है उसका सरफेस एरिया थोड़ा था, और इवन कि हम वार्म सोडियम हाइड्रोक्साइड भी दे रहे हैं तो वो स्लोली कर रही है। लेकिन सिर्फ हमने क्या चेंज की कि अपनी एल्यूमिनियम फॉयल को फाइनली डिवाइड कर दिया। फाइनली डिवाइड किया मीन उसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया, तो क्या हुआ कि वो कोल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट कर जाएगी। अब जैसे यहाँ पे रिएक्शन भी दिया गया है, ये देखें एल्यूमिनियम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी। एक्वस है, इसका मतलब है यहाँ पे वाटर है, तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसका नाम देखें कैसे है, यहाँ पे ये सोडियम है, सोडियम, और ये हाइड्रोक्साइड है, 4 है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे टेट्रा, क्योंकि हमें पता है 4 के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है टेट्रा। तो इसका नाम क्या बनेगा, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट। ठीक है, आपको इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि किसी भी कंपाउंड के नेमिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप इसका नाम बता सकते हैं, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट। ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। सिमिलरली अ लार्ज पीस ऑफ द वुड विल बर्न स्लोली व्हाइल स्मॉल पीस बर्न रैपिडली। तो घर में भी अगर लकड़ी जलाते हैं, कोयला, आप लोग बारबेक्यू करते हैं, उसमें कोयला जलाते हैं, कोयले के छोटे छोटे पीस आप अपने अंगीठी में डालते हैं। तो अगर ये बड़े पीस होंगे तो वो जल्दी आग नहीं पकड़ते हैं, जल्दी नहीं करते, लेकिन जितने छोटे पीस होंगे वो उतनी ज्यादा तेजी से जलते हैं। तो ये इसकी एग्जांपल है कि स्मॉल पीसेस, इसका मतलब हम उसका सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं।
जी स्टूडेंट, जो फोर्थ फैक्टर है वो हमारे पास है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आपको तो ये अब फैक्टर जो है वो खुद ही से आ जाना चाहिए, आपको इजीली एक्सप्लेन कर देना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी हम काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी में टेम्परेचर का पढ़ चुके हैं। क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब है कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो गया है। तो आप कह देंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा उसका मतलब है कि मॉलिक्यूल की मूवमेंट को हमने तेज कर दिया, और जितनी ज्यादा मॉलिक्यूल की मूवमेंट तेज होगी उतनी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो एक बात पहले भी कह दी गई है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हो सकता है डबल हो जाएगी अगर हम टेम्परेचर जो है 10 डिग्री तक इंक्रीज कर दें। अगर हमारा कोई भी रिएक्शन किसी टेम्परेचर पे अकर हो रहा है लेकिन हमने अपना टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दिया है तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन तकरीबन डबल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है इसका ग्राफ है उसको देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। जी ये देखें, ग्राफ में जो है वो टेम्परेचर है, राइजिंग टेम्परेचर है 10, 20, 30, 10 के डिफरेंस से टेम्परेचर इंक्रीज किया गया, और यहाँ पे जो है वो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है। देखें जैसे जैसे हम जो है वो टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जा रहा है। और इसमें आपसे जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो यही पूछा जा सकता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ता है। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं, एज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इज इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिसिपेटिंग रिएक्टेंट पार्टिकल आल्सो इंक्रीज। जितना ज्यादा आप उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। दिस इज इन टर्न इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ देयर मूवमेंट। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने का मतलब है मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी इंक्रीज कर दी, उनकी मूवमेंट इंक्रीज कर दी। एज अ रिजल्ट द कोलिजन व्हिच लीड टू द ऑकरेंस ऑफ द रिएक्शन आल्सो इंक्रीज इनहांसिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो जितना ज्यादा वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट उनकी इंक्रीज करेगी उतना ज्यादा उनके कोलिजन बढ़ जाएंगे और उतना ही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा। जी स्टूडेंट, आते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर की तरफ जो कि इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। अब सबसे पहले तो देखेंगे हम कैटालिस्ट की डेफिनेशन क्या है। अ कैटालिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच अल्टर द रेट ऑफ द रिएक्शन बट इट इज नॉट कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। कैटालिस्ट वो सब्सटेंस है जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को तो चेंज कर देता है लेकिन खुद उसमें कंज्यूम नहीं होता। अब वो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे चेंज करता है कि वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। इट्स रोल इज टू अल्टर द वे द रिएक्शन टेक प्लेस बाय सब्सटेंशियली लोअरिंग इट्स एक्टिवेशन एनर्जी। तो कैटालिस्ट ने क्या करना है, एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देना है। जब एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी तो उसकी वजह से हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जल्दी रिएक्ट करेंगे, ट्रांजिशन स्टेट जल्दी आ जाएगी और वो अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा, अब आपके इस टॉपिक में सिर्फ एक फैक्टर बताया गया है कि कैटालिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है। इसके अलावा कैटालिस्ट और भी काम करता है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि और क्या क्या करता है। जी, फर्स्ट काम जो कैटालिस्ट का है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है। इसके अलावा और क्या क्या करता है, सेकंड नंबर पे इंक्रीज दी इफेक्टिव कोलिजन। जितने ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन होंगे उतना ही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। और थर्ड क्या है, प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब है वो रिएक्टेंट को एक ओरिएंटेशन प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से रिएक्टेंट रिएक्ट कर सके। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है, For example, platinum metal serve as a catalyst during the addition of hydrogen in ethene. हाइड्रोजन को जब एथीन में ऐड किया जाता है तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है वो प्लेटिनम है। अब प्लेटिनम हमें पता है मेटल है, तो एक्चुअली होता क्या है कि बोथ हाइड्रोजन एंड एथीन आर नोन टू एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटिनम मेटल एंड द बॉन्ड प्रेजेंट इन देम गेट वीकेंड। कि जब हम इसको हाइड्रोजन और इथीन को प्लेटिनम की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो ये जो दोनों गैसेज हैं हाइड्रोजन और एथीन प्लेटिनम की सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाती हैं। एड्जॉर्ब का मतलब है जज़ब होंगी। उससे क्या होता है कि जब ये उसके ऊपर जज़ब होंगी तो इनके आपस के बॉन्ड वीकेंड हो जाएंगे। बॉन्ड वीकेंड हो जाएंगे क्योंकि हाइड्रोजन और इथीन हमारे रिएक्टेंट है, तो एक्चुअली रिएक्टेंट के बॉन्ड वीकेंड हो जाएंगे। इनके आपस के बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये न्यू प्रोडक्ट बनाएंगे। तो कैटालिस्ट का काम क्या है कि वो उसकी एक तो एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है और हमारे रिएक्टेंट के बॉन्ड को वीकेंड कर देता है, जिसकी वजह से वो आगे रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। Thus the surface of metal help the reactant molecule to react together. This is shown in the figure. तो अब यहाँ पे फिगर देखें, कैटालिस्ट का ग्राफ दिखाया गया है। जी ग्राफ देखें, यहाँ पे देखें पाथ ऑफ रिएक्शन विद और विदाउट द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। अगर हम कैटालिस्ट ऐड ना करें तो ये हमारे रिएक्टेंट जो है इनकी जो हाई एनर्जी स्टेट है वो इस पोजीशन पे जाके आनी थी, लेकिन कैटालिस्ट ऐड किया तो क्योंकि हमने कहा है कैटालिस्ट जो है एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट हमारी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। हाई एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट जो वो पहले आ जाएगी। यहाँ पे आप इसका डिफरेंस दे सकते हैं कि कैटालिस्ट ना ऐड करें तो इसको यहाँ पे इस पोजीशन पे आना पड़ता है, लेकिन कैटालिस्ट ऐड किया तो हमारी हाई एनर्जी स्टेट जल्दी आ जाएगी, लो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी और हमारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये आप इसको मेंशन भी कर सकते हैं कि ये वाली जो कर्व है ये इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट है।
वही बात की गई है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट द एक्टिवेशन एनर्जी इज सफिशिएंटली लोअर अलाउइंग मोर एंड मोर मॉलिक्यूल टू रिएक्ट टुगेदर। तो जितने मॉलिक्यूल्स जो हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंट में उनकी एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाएगी, उतने ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे, उनके बॉन्ड वीकेंड हो जाएंगे और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे बेसिकली आपसे पूछा जाने वाला शॉर्ट क्वेश्चन यही हो सकता है कि किस तरीके से कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है। तो आपने ये इसका आंसर यही बताना है कि कैटलिस्ट एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी को इस तरीके से लो करता है कि when the activation energy is lowered, more and more particle of the reactant will start forming the high energy state and the rate of reaction will increase। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर अपनी बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे यही देना होगा जी। नेक्स्ट फैक्टर है एंजाइम्स एज अ कैटलिस्ट। अब एंजाइम्स क्या हैं? एंजाइम्स आर दी बायोलॉजिकल प्रोटीन। जो बायो के स्टूडेंट है वो तो इसके बारे में पढ़ते रहते हैं, लेकिन कंप्यूटर के स्टूडेंट को नहीं पता, तो वो सिर्फ इस बात को याद रखते हैं एंजाइम्स क्या हैं। दे आर बेसिकली प्रोटीन्स हैं और इनको हम सिंपल फॉर्म में कहते हैं दे आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम्स ने वही काम करना है जो हमने अभी कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा है कि कैटलिस्ट क्या करते हैं, क्योंकि एंजाइम कैटलिस्ट ही हैं। लेकिन यहाँ पे एक इसके बारे में बात कही गई है कि एंजाइम दे प्रोवाइड दी एक्टिव साइट्स। अब एंजाइम, हर एंजाइम के पास उनकी एक्टिव साइट्स होती हैं। एक्टिव साइट होने का मतलब है, जो बात मैंने भी अपने पिछले टॉपिक में की, कि कैटालिस्ट जो है वो प्रॉपर ओरिएंटेशन करता है। अब प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब यही होगा कि जो एंजाइम है वो एक्टिव साइट प्रोवाइड करते हैं। एक्टिव साइट क्योंकि ये स्पेसिफिक साइट होती है जिसकी वजह से वो रिएक्टेंट इन एक्टिव साइट के साथ बाइंड करेंगे तो उनकी अपनी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो वीकन हो जाएंगी। जितनी रिएक्टेंट की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकन होंगी वो उतना एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी यही बात की गई है, once bound with the reactant molecule the particular bond in the reactant molecule are sufficiently weakened। कि जब ये एंजाइम अपनी एक्टिव साइट के थ्रू रिएक्टेंट के साथ बाउंड कर जाते हैं तो उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की जो फोर्सेस हैं वो वीकेंड हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी, तो जिसकी वजह से हमारा रिएक्शन ओकर हो जाएगा। द प्रोडक्ट फॉर्म देन डिसोसिएट इटसेल्फ फ्रॉम एंजाइम व्हिच इज देन फ्री टू बाइंड अनदर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो ये एंजाइम अपने आप को इससे अलग कर लेगा और ये एंजाइम दूसरे रिएक्टेंट के लिए दोबारा से अवेलेबल होगा। द एक्टिव साइट प्रेजेंट इन एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक सच दैट अ पर्टिकुलर एंजाइम कैन कैटालाइज अ स्पेसिफिक रिएक्शन ओनली। अब यहाँ पे ये जो बात की गई है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो बहुत स्पेसिफिक होती है। ये नहीं है कि हर एंजाइम जाके किसी भी रिएक्टेंट के साथ बाइंड कर देगा, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए जो बायो में कॉन्सेप्ट दिया जाता है वो है लॉक एंड की मॉडल। उसके अकॉर्डिंग जिस तरह हर स्पेसिफिक लॉक को ओपन करने के लिए उसकी स्पेसिफिक की होती है, इसी तरह हर एंजाइम की स्पेसिफिक एक्टिव साइट होती है जो उन रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करती है, तो तभी हमारा रिएक्शन प्रोसीड करता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाने वाला शॉर्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि किस तरीके से एंजाइम की जो एक्टिव साइट्स हैं वो रिएक्ट करती हैं या किस तरीके से हमारे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती हैं। तो उसमें ये आप इसकी ये सारी डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन करेंगे जी। स्टूडेंट आते हैं अपने क्विक चेक की तरफ। व्हाई अ कैटलिस्ट इज मोस्टली यूज इन फाइनली डिवाइडेड फॉर्म। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कोई भी कैटलिस्ट जो है उसको फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में क्यों यूज किया जाता है। इससे पहले जो हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि इंक्रीज द सरफेस एरिया, तो हम जब भी अपना कोई भी रिएक्टेंट को फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में लेंगे, जितना ज्यादा उसका एरिया होगा उतने इसके इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होंगे और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर भी यही होना चाहिए कि कैटलिस्ट अगर फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में होंगे तो हमारा मकसद क्या है फाइनली डिवाइडेड फॉर्म का, कि उसके सरफेस एरिया को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि हमें पता है जितना सरफेस एरिया बढ़ जाएगा उतना ही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आप इसका आंसर लिख सकते हैं। मैं जस्ट जो आपको पॉइंट का बता देती हूँ और उसको एक्सप्लेन आप खुद कर सकेंगे। तो आप इसका आंसर कह सकते हैं कि जब भी हम अपना कैटलिस्ट फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में लेते हैं तो इसका मकसद क्या होता है कि हम सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं और इसके अलावा मोर एक्टिव साइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जितनी ज्यादा एक्टिव साइट होंगी उतना ही वो रिएक्टेंट के साथ बाइंड करेगा और हमारे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू इंक्रीज द नंबर ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन। सक्सेसफुल कोलिजन को आप किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। आप सक्सेसफुल कोलिजन को किस तरीके से बढ़ाएंगे उसका हमें पता है कि हम अपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें, टेम्परेचर को बढ़ा दे या प्रेशर को बढ़ा दे इन द केस ऑफ गैसेस। ये सारे फैक्टर हमने पढ़े हैं। तो यहाँ पे हम इसका आंसर यही लिखेंगे पॉइंट की फॉर्म में, मैं आपको बता देती हूँ।
तो यहाँ पे फिलहाल सिर्फ मैंने 3 पॉइंट बताए हैं, इसके अलावा आप और भी लिख सकते हैं कि इन द केस ऑफ गैसेस अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर लें या हम अपने रिएक्टेंट का सरफेस एरिया इंक्रीज कर दें, तो आप इनको शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट या इंक्रीज द टेम्परेचर और बाय एडिंग द कैटलिस्ट। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे सक्सेसफुल कोलिजन इंक्रीज कर जाएंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जब भी हमारा रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कैसे चेंज होती है, आपने इसको ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करना है। तो ये हम अपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट जब स्टार्ट में तो रिएक्टेंट ज्यादा होंगे, लेकिन वो रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट में चेंज होते जाएंगे। तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाती है और इसको आपने ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपके टॉपिक में जो फिगर नंबर 17.2 है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 17.2 फिगर को आप देखें तो उसमें इसको एक्सप्लेन किया गया है इस ग्राफ को, और वहीं उसकी हेल्प से आप इसको ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे। जी नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स इन फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है। अब फूड इंडस्ट्री देखें, हमारा बेसिकली जो है वो अपना रिलेशन फूड के साथ है। खुराक के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, कुछ अरसा तो रह लेंगे, कुछ दिन रह लेंगे, लेकिन ये खुराक हमें खानी जरूरी है। अब यहाँ पे फूड इंडस्ट्री की बात की गई है तो इसमें हर तरह की फूड आ जाती है, वेजिटेबल्स भी आ जाएंगे, फ्रूट्स भी आ जाएंगी और जितनी क्रॉप्स की प्रोडक्शन हम करते हैं। तो यहाँ पे देखना ये है कि ये केमिकल काइनेटिक्स इस फूड इंडस्ट्री में अपना कैसे वाइटल रोल प्ले करती है। अब केमिकल काइनेटिक्स के थ्रू ही हम देखते हैं कि जो हमें खुराक मिल रही है उसको सेव किया जा सके, महफूज बनाया जा सके, या उसकी हमें हाई क्वालिटी मिले। अब उसकी हाई क्वालिटी कैसे मिलेगी, क्योंकि जब खुराक या क्रॉप की प्रोडक्शन करनी है तो उसके लिए हमने कुछ पैरामीटर्स को देखना होता है कि फॉर एग्जाम्पल जब फूड को उगाया जा रहा है, खुराक को उगाया जा रहा है, तो हमें उसको कौन कौन सी कंडीशंस प्रोवाइड करनी है, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कौन सा कैटालिस्ट उसको देना चाहिए, या अपनी खुराक को स्पॉइलेज से बचाने के लिए माइक्रोबियल एक्टिविटी को कंट्रोल करना होगा। तो इन सब में ये जो केमिकल काइनेटिक्स है ये अपना वाइटल रोल प्ले करती है। द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट एंड द फैक्टर्स विच अफेक्ट दीज रेट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फूड इंडस्ट्री। द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन विच आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द फूड राइपनिंग एंड फूड स्पॉइलेज। अब यहाँ पे बात की गई है फूड राइपनिंग करनी है। फूड राइपनिंग का मतलब है हम उसको ग्रो कर रहे हैं, किसी भी फ्रूट के राइपन होने का इंतजार करना है या फूड को स्पॉइलेज होने से बचाना है। आर स्टडी फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। फ्रूट एंड वेजिटेबल के लिए इन सब पैरामीटर्स को हम देखते हैं। द इंफॉर्मेशन दस ऑब्टेन इज यूज्ड टू मिनिमाइज द लॉसेस ड्यू टू स्पॉइलेज। तो बेसिकली हमने क्या करना है, अपने लॉस को मिनिमाइज करना है कि हमें कम से कम नुकसान हो। उसके लिए क्या किया जाता है, फूड साइंटिस्ट कैन डिटरमिन द ऑप्टिमम कंडीशन फॉर हार्वेस्टिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट बाय स्टडीइंग द रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और माइक्रोबियल ग्रोथ। अब हमें पता है कि खुराक सारी की सारी खुराक तो हम यहाँ पे अपने पास नहीं उगाते हैं, डिफरेंट सिटीज में जो है वो उसकी प्रोडक्शन होती है, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, दूसरे शहरों में इसको पहुंचाया जाता है। अब यहाँ पे उसकी पैदावार से लेके कि जब उसको उगाया गया, उसको राइपनिंग की गई, फिर उसकी पैदावार, उसको हार्वेस्ट किया गया और हार्वेस्ट से आगे ट्रांसपोर्टेशन तक, ये देखना होता है कि हम अपनी फूड क्वालिटी को बेहतर से बेहतर रख सकें, कि उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ कम से कम हो, जिसकी वजह से हमारी खुराक खराब ना हो। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल राइपन ओइंग टू द रिएक्शन विच इन्वॉल्व एंजाइम। ये नेचुरल एंजाइम नेचुरल भी हो सकते हैं जिसकी वजह से ये फ्रूट और वेजिटेबल राइपन करते हैं, या आर्टिफिशियली भी प्रोवाइड किए जाते हैं। दीज रिएक्शन कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर, सॉफ्टन टिश्यू एंड डेवलप कैरेक्टरिस्टिक। तो अब यहाँ पे ये एंजाइम का एक्चुअली आपको काम बताया गया कि जब फ्रूट और वेजिटेबल राइपन होते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि ये उनके अंदर चेंजेस आती है। जैसे स्टार्च जो लेस स्वीट है उसको जो है वो शुगर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। आपने देखा है कि जब हमारा फ्रूट जो है अगर उसको हम कच्चा तोड़ लें तो वो इतना मीठा नहीं होता, लेकिन अगर उसके पकने का इंतजार करें, जो वो फुल राइपन हो जाए, राइपनिंग फॉर्म में आ जाए, तो उस वक्त वो मीठा होता है। तो कच्चा जब होगा तो एक्चुअली उसका क्या है, उसमें स्टार्चेस होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो पकता जाता है तो उसके एंजाइम जो है वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर इसी तरह सॉफ्टन टिश्यूज एंड डेवलप द कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर एंड कलर। जैसे जैसे हमारा कोई फ्रूट पकता जाता है उसमें कलर, उसका फ्लेवर या उसमें मिठास अच्छी आ जाती है और उसका कलर भी चेंज हो जाता है। जैसे आजकल मैंगो का सीजन है, आप देखें, जो अगर उसको कहते हैं कच्ची अंबियां तोड़ लें तो वो ग्रीन कलर की होती है और थोड़ा खट्टा टेस्ट होता है, लेकिन अगर उसी मैंगो को हम उसके पकने का इंतजार करें तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है, उसका टेस्ट भी ज्यादा मीठा हो जाता है। तो विद द हेल्प ऑफ द रेट ऑफ दीज एंजाइमेटिक
reactions, farmer can predict when the product will reach at its peak quality and ready for harvesting. तो इस rate of reaction की वजह से, इस enzyme के reaction की वजह से हम देख लेते हैं कि हमें आसानी हो जाती है देखने में, या किसानों को आसानी हो जाती है कि कब ये हमारा प्रोडक्ट जो है वो हाई क्वालिटी के साथ और रेडी फॉर हार्वेस्टिंग होगा. फॉर एग्जाम्पल, द रेट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इथीन ड्यूरिंग द राइपनिंग कैन बी मॉनिटर्ड टू डिटरमिन द बेस्ट टाइम टू हार्वेस्ट द फ्रूट्स. रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इथीन ड्यूरिंग राइपनिंग, यहाँ पे ये जो एथीन गैस है ये फ्रूट की राइपनिंग के लिए यूज की जाती है. आपने देखा है कि हमारे कंट्री में समटाइम ऐसा भी होता है कि फ्रूट जो है वो अभी दरख्त के ऊपर पका नहीं है, लेकिन उसको वहां से तोड़ के स्टोर कर लिया जाता है, और स्टोर करने में हम यहाँ पे इथीन गैस उसमें ऐड करते हैं. ये जो इथीन है ये फ्रूट की राइपनिंग में हेल्पफुल होती है. तो यहाँ पे ये देखना कि ये इथीन की कितनी कंसंट्रेशन हम उसमें ऐड करें कि हमारा फ्रूट जो है वो अच्छी तरह राइपन भी हो जाए, उसकी क्वालिटी भी बेहतर है और उसका जायका भी चेंज ना हो. तो एक्चुअली तो अब यहाँ पे आपसे एक एमसीक्यू का क्वेश्चन भी बनता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है, तो आपने बताना है इथीन. इसका फार्मूला मैं आपको बता देती हूँ, C2H4. अगर इसको सिंपल फॉर्म में लिखें तो ये इसका फार्मूला है, यहाँ पे हमने 9th क्लास में पढ़ा भी हुआ है. तो इथीन गैस जो है वो फ्रूट की राइपनिंग के लिए यूज की जाती है. सम एंजाइम व्हिच आर नेचुरली प्रेजेंट इन फूड्स कैन स्पॉइल द फूड व्हिच देन अंडरगो चेंजेस इन टेक्सचर, फ्लेवर एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू. अगर उसमें कुछ ऐसे एंजाइम प्रेजेंट हो कि वो हमारी फ्रूट को स्पॉइल कर सकते हैं, उसका टेक्सचर फ्लेवर भी चेंज कर सकते हैं या उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को कम कर सकते हैं. अगेन, अंडरस्टैंडिंग द रेट ऑफ दिस एंजाइमेटिक रिएक्शन विल अलाउ अस टू प्लान हाउ टू स्टॉप दिस स्पॉइलेज. तो हमने इस एंजाइमेटिक रिएक्शन के रेट को देखना होता है कि ये एंजाइमेटिक रिएक्शन हमारे लिए फ्रूटफुल हो, ना कि वो हमारे उस फूड को खराब करना शुरू कर दें. For example, if a fruit is known to degrade rapidly during the transportation or storage owing to the high temperature, refrigeration can be employed to prevent rapid storage. तो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल भी दी गई है कि अगर हमने अपने फ्रूट या अपने वेजिटेबल को ट्रांसपोर्ट करना है, लेकिन हमें ये मसला है कि ट्रांसपोर्टेशन के दरमियान टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो हो सकता है कि हमारी फूड स्पॉइलेज हो जाए, ख़राब हो जाए. तो हम क्या करेंगे कि उसकी रेफ्रिजरेशन करेंगे, उसको कूल डाउन करेंगे ताकि उसको ख़राब होने से बचाया जा सके. जी, आते हैं क्विक चेक की तरफ. हाउ वुड यू डिटरमिन द बेस्ट टाइम ऑफ फ्रूट हार्वेस्टिंग. फ्रूट हार्वेस्टिंग के लिए आपको कैसे पता चलेगा कि आपका टाइम जो है वो बेहतरीन है. तो इसको देखने के लिए हम ये डिटरमिन करते हैं, हम वो चेंजेस मॉनिटर करते हैं कि फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि कलर में क्या चेंज आ रहा है, उसकी शुगर कंटेंट कितना है, या उसमें हम देखेंगे कि उसकी खुशबू या उसका फ्लेवर कैसा है. उसके थ्रू हम उसका बेस्ट टाइम देख सकेंगे उसको हार्वेस्ट करने के लिए. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं द बेस्ट टाइम फॉर द फ्रूट हार्वेस्टिंग कैन बी डिटरमिन्ड बाय. अब कौन कौन सी चीजें हैं इसके लिए हमने जिसको फोकस करना है. तो हम देखेंगे कि हमारा फ्रूट है उसका कलर किस तरीके से चेंज हो रहा है, या उसकी शुगर कंटेंट कितने हैं, ज्यादा स्वीट है या लेस स्वीट है, या उसका अरोमा या उसकी खुशबू देखेंगे. तो ये सारे फैक्टर्स को कंसिडरेशन में लेके हम उसका बेस्ट टाइम देखेंगे हार्वेस्टिंग के लिए. जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल गेट डिस्ट्रॉयड अर्ली ड्यूरिंग द समर देन ड्यूरिंग द विंटर. कि समर के दौरान जो हमारे फ्रूट और वेजिटेबल है क्यों डिस्ट्रॉय हो जाती हैं. अब यहाँ पे देखिए समर क्या, समर का क्या मतलब है, टेम्परेचर हाई होगा, जितना टेम्परेचर हाई होगा उतनी माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है कि गर्मियों में हमारा फ्रूट जल्दी खराब हो जाता है. लेकिन विंटर में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, कम टेम्परेचर की वजह से माइक्रोबियल एक्टिविटी भी कम हो जाती है. जैसे हम लोग अपने घरों में भी फ्रूट लेके आते हैं, अगर उसको बाहर रूम टेम्परेचर पे पड़ा रहने दें तो वो जल्दी गल सड़ जाता है. लेकिन अगर उसी फ्रूट को हम फ्रिज में रख दें, फ्रिज में रखने का मतलब है उसका टेम्परेचर कम किया है, तो टेम्परेचर कम करने से उसके ऊपर माइक्रोबियल एक्टिविटी भी कम हो जाएगी और फ्रूट ज्यादा दिन तक यूज हो सकेगा. जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए. थैंक यू. दुआओं में याद रखिए. अल्लाह हाफिज़.